दोस्तों, हमारा अगला विषय है 1917 की रूसी क्रांति, इसके कारण और परिणाम। चलिए शुरू करते हैं। रूसी क्रांति 1917 में मजदूर, किसान और सिपाही रूस के जार, यानी कि रूस में राजा को जार कहा जाता है, जार का तख्ता पलटने के लिए विद्रोह में खड़े हुए थे। इसके कारण क्या थे, चलिए इसके बारे में जानते हैं। पहला था जारों का निरंकुश शासन। रूस सदियों से जारों के निरंकुश शासन में रहा था। कुलीन वर्ग मतलब जो भूस्वामी होते थे या जमींदार जिनको हम बोलते हैं, ने सरकार के सभी उच्च पदों पर अपना एकाधिकार कर रखा था। विद्रोहों को निर्दयता से कुचल दिया जाता था। केवल शक के आधार पर लोगों की तलाशी ली जा सकती थी या उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था। ये था पहला कारण। दूसरा है आर्थिक कारण। भूमिपति और कृषक दासों को विभाजित करने वाली खाई बहुत चौड़ी थी। 1902 में समाजवादी क्रांति दल की स्थापना की गई, जिसका नारा था भूमि उसकी जो उसे जोते। औद्योगिक मजदूरों के बीच काम करने वाले समाजवादी लोकतांत्रिक दल ने अनेक हड़तालें कराई, लेकिन सभी को सख्ती से दबा दिया गया। 1905 में सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को के मजदूरों ने सोवियत अर्थात मजदूर परिषदों का गठन किया। उन्होंने साम्यवादी क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला टॉपिक है या अगला कारण है रूसी मार्क्सवाद और लेनिन का नेतृत्व। सबसे विख्यात समाजवादी या साम्यवादी चिंतक है कार्ल मार्क्स को रूस में कुछ शानदार शिष्य मिल गए। 1903 में समाजवादी लोकतांत्रिक दल दो भागों में बंटा था। एक बोल्शेविक जो बहुमत था और दूसरा था मेंशेविक जो अल्पमत में था। बोल्शेविकों का मानना था कि उन्हें क्रांतिकारी विचारधारा के साथ जुड़े रहना चाहिए, जबकि मेंशेविक अपना संघर्ष संवैधानिक और संसदीय रीति से जारी रखने के पक्ष में थे। बोल्शेविकों से ही आगे चलकर सोवियत संघ का समाजवादी दल सीपीएसयू विकसित हुआ। उसका नेतृत्व लेनिन कर रहे थे। उनका मुख्य योगदान यह था कि उसने पेशेवर क्रांतिकारियों का एक विशिष्ट समूह तैयार किया, जिनका एकमात्र लक्ष्य था राजनीतिक सत्ता को क्रांति द्वारा प्राप्त करना। इसके अतिरिक्त उसने एक वह समय चुना जबकि क्रांति के सफल होने की संभावना सबसे अधिक थी। अगला चौथा कारण है क्रांति का तात्कालिक कारण, यानी कि तुरंत होने वाला कारण, जो था प्रथम विश्व युद्ध। युद्ध क्षेत्र में लड़ रही रूसी सेना हाथी नजर आ रही थी। युद्ध का विशाल व्यय रूस के लिए बहुत भारी पड़ रहा था। रूस अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों की तुलना में कम विकसित था। खाद्यान्न और अन्य अनिवार्य वस्तुओं की कमी थी तथा डबल रोटी के लिए भी दंगे तक हुए। सितंबर 1917 में डबल रोटी के दैनिक राशन को घटाकर 1/4 पौंड करना पड़ा। लेनिन जन सामान्य की मनोस्थिति को जानते थे। उसने कहा कार्रवाई करने का समय आ गया है और उसने समाजवादी क्रांति के लिए जनता का आह्वान किया। रेड गार्ड्स ने बोल्शेविक योजना को कार्य रूप दिया। अब आते हैं अक्टूबर क्रांति जो हुई थी लेनिन के नेतृत्व में। लेनिन ने बोल्शेविकों को नारा दिया था भूमि, रोटी और शांति। ट्रॉट्स्की के साथ मिलकर लेनिन ने जुलाई 1917 में विद्रोह का आयोजन किया, जो असफल रहा। इस बीच स्थिति और बिगड़ गई। 6 नवंबर को रूस की अंतरिम सरकार में एक मंत्री केरेंस्की ने विद्रोह की स्थिति को घोषित कर दी। उसने सैनिकों को बोल्शेविक की पत्रिका प्रावदा के कार्यालय पर कब्जा करने का निर्देश दे दिया, लेकिन रेड गार्डों ने अपने कार्यालय की रक्षा की। अगले 24 घंटों के अंदर रेड गार्डों ने सारे महत्वपूर्ण स्थानों जैसे कि रेलवे स्टेशन, डाक खाने, राजकीय बैंक और अन्य प्रमुख भवनों पर कब्जा कर लिया। 7 नवंबर की शाम होते होते अंतरिम सरकार का अस्तित्व खत्म हो गया और राजधानी पर सोवियत सैनिकों का पूर्ण नियंत्रण हो गया। अगले ही दिन लेनिन नई सरकार का अध्यक्ष बन गया। वैसे राज्य क्रांति नवंबर की 7 तारीख को हुई थी, फिर भी पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार उस दिन 25 अक्टूबर था। यही कारण है कि इसे अक्टूबर क्रांति कहा जाता है, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर में इसे 7 नवंबर माना जाता है, नहीं 25 अक्टूबर माना जाता है। नए सोवियत राज्य का पहला मुख्य कार्य शांति की आज्ञप्ति स्वीकार करना था।
रूस युद्ध से अलग हो गया, भले ही उसकी कीमत के लिए उसे ब्रिटेन और फ्रांस से अपने संबंधों की बलि चढ़ानी पड़ी। उस ब्रिटेन और फ्रांस से जिसे अंत में युद्ध की विजय प्राप्त हुई, यद्यपि जर्मनी ने रूस पर शांति की अपमानजनक शर्तें लादी, फिर भी लेनिन शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी हो गया। इस संधि से जर्मनी और रूस के बीच युद्ध समाप्त हो गया। रूस की राज्य क्रांति का महत्व क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। आंतरिक महत्व है, देश में सब जगह अव्यवस्था फैली हुई थी तथा आर्थिक ढांचा बिगड़ चुका था। लेनिन, ट्रॉट्स्की, स्टालिन आदि ने राज्य क्रांति के अन्य नेताओं के साथ मिलकर उनका ध्यान आंतरिक परिस्थितियों पर केंद्रित करवाया। दल चाहता था कि पूंजीवाद को समाप्त करके एक साम्राज्यवादी समाज का निर्माण किया जाए। कार्यशालाओं, कारखानों, बैंकों और बड़े व्यावसायिक घरानों का एक साथ राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। दूसरा था, एक लंबे समय तक आ रहे कोयले, लोहे, सीमेंट, इस्पात, पेट्रोलियम आदि पर कर बढ़ाने का प्रयास किया जाए, लेकिन यह कार्य पंचवर्षीय और सप्तवर्षीय योजना के माध्यम से किया जाए। तीसरा था, सोवियत संघ के नागरिकों को कार्य करने का अधिकार अर्थात यानी रोजगार की गारंटी दी जाए। इस प्रकार सोवियत संघ से बेरोजगारी समूल नष्ट हो गई। उन्हें वृद्धावस्था में या बीमार पड़ने पर भरण पोषण का अधिकार भी मिल गया। यद्यपि प्रथम रूसी संविधान 1918 में नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, फिर भी उसके साथ सभी को धर्म विरोधी प्रचार की छूट दी गई। अगला है चौथा, सोवियत संघ एक विशाल आकार वाला देश है जिसमें विविध राष्ट्रीयता वाले लोग रहते हैं। रूसी, यूक्रेनाई, जॉर्जियाई, उज्बेक, तुर्कमेनियाई, लेटवाई, पोल और अन्य भी रहते हैं। अतः सोवियत संघ ने संघीय राज्य व्यवस्था अपनाई। संघीय गणराज्यों उज्बेक, कजाकिस्तान, किर्गिल, तुर्कमेनिस्तान और अन्य गणराज्यों के अपने अपने संविधान थे। पांचवा है, सोवियत संविधान ने भाषण की स्वतंत्रता, प्रेस स्वतंत्रता, सभा करने, प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता जैसी सभी नागरिक स्वतंत्रताएं दी। वास्तव में ये स्वतंत्र लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित नहीं कर सकी। सोवियत नेताओं ने अपने शासन को प्रभावी चुनौती देने वाली सभी संभावनाओं को नष्ट कर दिया। हमारा टॉपिक है रूस की क्रांति के परिणाम क्या हुए। पहला है, राज्य क्रांति ने विभिन्न देशों के लोगों को अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। ईरानियों, तुर्कों, अरबों और भारतीयों का सीधा आह्वान किया गया ताकि वे साम्राज्यवाद को अपने देश से निकाल के बाहर फेंके। एशिया तथा अफ्रीका के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों में अब नई तेजी आ गई। दूसरा था, अक्टूबर क्रांति के फलस्वरूप समाजवादी विचार रूसी सीमाओं के परे भी फैलने लगे। भारत में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस समाजवादी विचारधारा से विशेष प्रभावित थे। उन्होंने समाजवाद की अवधारणा को कल्याणकारी राज्य के रूप में स्वीकार किया। तीसरा है, अक्टूबर क्रांति ने विश्व में साम्यवादी आंदोलन के प्रसार का मार्ग प्रशस्त किया। विभिन्न साम्यवादी दलों को संगठित करने के प्रयोजन से एक अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन बना, जो कि मॉस्को में 1919 में बन गया। भारत, चीन, कोरिया और ईरान आदि अनेक देशों में साम्यवादी दल स्थापित किए गए। ये सभी कॉमिन्टर्न्स से संबंध किए गए। कॉमिन्टर्न्स 1943 तक अस्तित्व में रहा। पूर्वी यूरोप की घटनाओं तथा अंततः 1991 में रूस में साम्यवाद के ढह जाने के बाद, यानी कि रूस से 14 देश अलग किए जाने के बाद यूरोप का राजनीतिक नक्शा ही बदल गया। दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और मुझे किस विषय पर वीडियो बनानी चाहिए। धन्यवाद।